वेलकम टू आई साइंस। आज मैं आपके सामने काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का 4th लेक्चर लेके आया हूँ। जैसे कि हमारा जो लास्ट वीडियो था वहाँ पे हमने इस चैप्टर में 2 पार्ट है। एक पार्ट है आपका काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस और दूसरा पार्ट है रेडिएशन। तो लास्ट वीडियो में मैंने काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस कंप्लीट कर दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है जिसका नाम है रेडिएशन। अभी जो वर्ड रेडिएशन है आपने इस वर्ड को सुना होगा, 11th में तो था ये वर्ड, शायद 10th में भी सुना होगा, लेकिन मैं चलो 11th की बात करता हूँ। 11th में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर था चैप्टर, जहाँ पे ये जो वर्ड रेडिएशन था उसके साथ 2 और वर्ड्स भी साथ में थे। एक वर्ड था कंडक्शन और दूसरा था कन्वेक्शन। ये तीनों वर्ड एक ही टॉपिक में पढ़े गए थे। वो कौन सा टॉपिक था? वो टॉपिक था मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट जो मूव होता है, जो ट्रांसफर होता है, किस किस तरीके से ट्रांसफर हो सकता है, उस टॉपिक में हमने ये वर्ड रेडिएशन पढ़ा था। मैं सिर्फ रिकलेक्ट करा दूं आपको, उसमें जो कंडक्शन था वो ये बताता था कि जो हीट ट्रांसफर होता है एक एंड से दूसरे एंड मीडियम में, वो एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन ये बताता है कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो मीडियम में, मतलब जो मीडियम का जो पार्टिकल्स है वो भी मूव करता है। कंडक्शन में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एनर्जी मूव करती है। और जहाँ तक रेडिएशन की बात है, रेडिएशन को मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ये फ़र्क है, बेसिक फ़र्क। कंडक्शन कन्वेक्शन को मीडियम की ज़रूरत है और आपके जो रेडिएशन है उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है रेडिएशन में कि उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। वो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। हमको जो सन से जो हीट मिलता है वो रेडिएशन है, वो कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं है। उसको हम बोलते हैं हीट रेडिएशन। क्यों? क्योंकि सन से जो हमको हीट मिल रहा है वो तो वैक्यूम में भी पास हो रहा है ना, स्पेस में तो वैक्यूम है, मीडियम कहाँ पे है। और हम ये जानते हैं, ये चीज़ को बहुत अच्छी तरह जब हमने लाइट चैप्टर पढ़ा है, जिस स्टैंडर्ड में पढ़ा है, हम ये जानते हैं कि एक ही एनर्जी वेव है जो वैक्यूम में भी पास हो सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चलता है कि जो रेडिएशन है उसको मीडियम की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम से कोई लेना देना नहीं, मीडियम हो नहीं हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका रेडिएशन है। इसका मतलब अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी स्पीड तो बहुत हाई है, आप जानते होंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है सबसे फास्ट मोड ऑफ ट्रांसफर जो हीट जो है वो रेडिएशन है। रेडिएशन से फास्ट हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो रेडिएशन यहाँ पे हमने पता चला कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो एक मीडियम है ट्रांसफर करने का हीट। प्लस हम ये भी बोल सकते हैं कि रेडिएशन जो है एक तरह का एमिशन ऑफ एनर्जी भी है ना। हीट क्या है? हीट एनर्जी है। तो एनर्जी को भी हम इस एनर्जी के फॉर्म में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इज एन एमिशन, कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी। तो ये आपका हो जाता है रेडिएशन। अब रेडिएशन जैसे हमने बोला कि मीडियम की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मीडियम है उसमें से पास, अगर मीडियम उसको सपोज ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट टू हीट रेडिएशन। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो ग्लास होना चाहिए, ऐसा नहीं। वो लाइट के लिए ठीक है, लेकिन हीट के लिए अगर वो हीट को मीडियम अलाउ करता है पास होने को, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट है टू हीट रेडिएशन। अच्छा, ऐसा भी सरफेस हो सकता है जो हीट रेडिएशन को पास न होने दे, जैसे कि हमारा बॉडी सरफेस है, जैसे कि हमारा ग्राउंड सरफेस है, फ्लोर है घर का, वो उसमें से हीट पास नहीं हो सकता। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे वो जो सरफेस होता है हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके वो गर्म हो जाता है। इसलिए हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, इसलिए ज़मीन गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें से हीट ट्रांसमिट नहीं हो पाता। देखिए, ट्रांसमिट का मतलब है पास नहीं हो पाता, वहीं रह जाता है अंदर ही, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है।
ये जो टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, इसका जो कंसेप्ट है वो थर्मोडायनामिक्स में है, इधर भी है, मगर बहुत कम में एक्सप्लेन किया गया। सिर्फ बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जब कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब करता है तो इसका टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, क्यों गर्म होता होगा? इसका बहुत सिंपल आंसर है। आंसर ये है कि हमारा जो हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हमारे बॉडी में जो बना हुआ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर उनके पास एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अगर ये इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर ये इंटरनल एनर्जी घट गई तो टेम्परेचर घट जाएगा। तो जब बॉडी के अंदर हीट एब्जॉर्ब होता है तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर के सरफेस के, उनका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है, वाइब्रेशन बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, इसलिए बॉडी गर्म हो जाती है। ये उसका आंसर एक्सप्लेनेशन है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि एक रैंडम बॉडी सपोज है, एक रैंडम कोई भी बॉडी है ना, अगर उसके ऊपर हीट रेडिएशन हो रहा है, हीट इंसिडेंट रेडिएशन सरफेस पे हो रहा है, तो वो क्या क्या चीज उस पर हो सकती है? 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या हो सकती है? अगर सपोज टोटल क्यू अमाउंट ऑफ हीट है जो इंसिडेंट हो रहा है किसी भी सरफेस पे, तो हो सकता है एक पार्ट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही, पार्ट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट हो रही है, ये भी हो सकता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बच गया पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट ट्रांसमिट भी होती है। मतलब एक जनरल बॉडी में 3 चीज हो सकती है जब भी रेडिएशन इंसिडेंट होगा। क्या होगा? कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी, कुछ हीट रिफ्लेक्ट वापस भेज देगी बॉडी, और जो बचा हुआ हीट है वो बॉडी इसको पास होने देगी। ये नॉर्मल में हो सकता है। नॉर्मल 3 ऑप्शन। अभी आप बोलेंगे कि हमारे बॉडी का तो आपने बोला सर ट्रांसमिट नहीं, हाँ वो भी हो सकता है, मैंने बोला ना ये 3 ऑप्शंस है। उसमें हो सकता है एक ऑप्शन ना हो किसी बॉडी में, हो सकता है किसी बॉडी में 2 ऑप्शन ना हो, सिर्फ एक ही ऑप्शन हो, लेकिन ये 3 पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं किसी बॉडी में। अब अगर सपोज क्यू अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हो रहा है किसी भी सरफेस पे, तो जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है सपोज उसको हम डिनोट करते हैं बाय क्यूए, कि भाई क्यूए अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। जो हीट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू आर, और जो हीट ट्रांसमिट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू टी। ये क्यूए इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, क्यू आर क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड, और क्यू टी क्या है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट जो ट्रांसमिट हो चुका है। अब QA अपॉन Q की अगर मैं बात करूं, QA अपॉन Q, ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है वो पार्ट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब हुआ है, मतलब इट्स अ फ्रैक्शनल पार्ट, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शनल पार्ट है जिसको हम लोग जनरली कोएफिशिएंट में बोलते हैं। इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसका सिंबल है स्मॉल a। उसी तरीके से अगर मैं QR अपॉन Q लिखूं, उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसका सिंबल है R। और लास्ट QT अपॉन Q, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, जिसका सिंबल ऐसे दिया गया TR, है ना। तो ये 3 कोएफिशिएंट्स हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कभी कभी इसको एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं, कभी कभी इसको एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा चलन में है। कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको कभी रिफ्लेक्टेंस भी बोलते हैं, एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, जिसको ट्रांसमिटेंस भी बोलते हैं। ये क्या बताता है? ये टोटल एनर्जी में से कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, या रिफ्लेक्ट हो रहा है, या ट्रांसमिट हो रहा है, वो पार्ट ऑफ एनर्जी बताता है। इसलिए इसका नाम है कोएफिशिएंट।
एब्जॉर्प्शन होगा तो कोएफिशिएंट एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन होगा कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और ट्रांसमिशन होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। अब टोटल हीट जो आपका Q है दैट इज मेड अप ऑफ QA प्लस QR प्लस QT है कि नहीं? टोटल ये 3 का बना हुआ। अगर मैं इन सबको Q से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? Q अपॉन Q 1 हो जाएगा, QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q। तो ये तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो आपको एक रिलेशन मिल गया, तीनों जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको आप उनके बीच में आपको एक रिलेशन मिला कि तीनों कोएफिशिएंट का जो टोटल है वो 1 होता है। इसका मतलब अपने आप में कोई भी कोएफिशिएंट 1 से ज्यादा नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से कम होगा। 0 भी हो सकता है, 0 बड़ा मतलब 0 भी हो सकता है, 0 से लेके 1 तक उसके वैल्यूज हो सकते हैं, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता कोई भी कोएफिशिएंट। ये उनके बीच में रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया 3 कोएफिशिएंट, है कि नहीं? आई होप ये आपको याद रहेगा। अब इन 3 कोएफिशिएंट को लेके हम लोग थोड़ा और अंदर जाते हैं, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। सो लेट्स गो इनटू दैट पार्ट। तो तीनों कोएफिशिएंट जो है अब उनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अलग अलग उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है तीनों कोएफिशिएंट्स से। तो लिखता हूं इधर A प्लस R प्लस TR इज इक्वल टू 1। सबसे पहला केस 1। केस 1 में हम लोग लेते हैं A प्लस R 0, मतलब बॉडी में न एब्जॉर्प्शन हो रहा है हीट का, न रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन ही हो रहा है। इसका मतलब है TR का वैल्यू 1 हो जाएगा, है कि नहीं? ये केस होता है। अब इस केस में ऐसा है कि इस केस में 2 पॉसिबिलिटी, ये तो केस लिखा है लेकिन उसमें उन लोगों ने कुछ एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की है कि भाई उसको 2 पार्ट में स्टडी किया है कि आपका ट्रांसमिशन 0 नहीं है या आपका ट्रांसमिशन 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि A प्लस R 1 हो गया। ट्रांसमिशन 0 मतलब बॉडी में से हीट पास ही नहीं हो रही है, तो सिर्फ 2 ही चीज बचेगा, एब्जॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये पार्ट बोल रहा है कि ट्रांसमिशन 0 नहीं है, मतलब बॉडी में से हीट ट्रांसमिट हो रही है। तो ऐसा है कि जिस बॉडी में से हीट ट्रांसमिट हो सकती है, ऐसे बॉडी को बोलते हैं डायएथरमिनस सब्सटेंस, डायएथरमिनस सब्सटेंस। और जिस बॉडी में से हीट ट्रांसमिट नहीं हो सकती है उसको बोलते हैं एथरमिनस सब्सटेंस, या सरफेस बोल सकते हैं या सब्सटेंस, व्हाटएवर। तो जिस बॉडी में से हीट ट्रांसमिट हो सकती है उसको बोलते हैं डायएथरमिनस सब्सटेंस, और जिस बॉडी में से हीट ट्रांसमिट नहीं हो सकती है, जिसका TR 0 है, उसको हम बोलते हैं एथरमिनस सब्सटेंस। डिस्टिंग्विश आता है, बड़ा इजी एक्सप्लेनेशन है। इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें डायएथरमिनस में, तो आपके पास है ग्लास, क्वार्ट्ज, ड्राई एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NaCl एंड सो ऑन। ये सब एग्जांपल्स हैं। अगर हम एथरमिनस की बात करें तो आपके पास है वाटर, वुड, बेंजीन, मॉइस्ट एयर, कॉपर, मेटल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं होता है, यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है। तो ये अंडर द केस हमने TR के ट्रांसमिशन के हिसाब से हमने केस पढ़ा। अब हम दूसरे केस पे जाते हैं, केस 2। केस 2 क्या है भाई? केस 2 में हम ऐसा करते हैं, हम A को ले लेते हैं 0, TR को ले लेते हैं 0। तो इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब R इज इक्वल टू 1, मतलब पूरा का पूरा हीट जो इंसिडेंट हुआ है, रेडिएशन जो इंसिडेंट हुआ है सरफेस पे, वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो गया। उसमें ना कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ, उसमें ना कुछ ट्रांसमिशन हुआ। गुड रिफ्लेक्टिंग बॉडीज सुना होगा।
थर्मस फ्लास्क है आपका, गुड रिफ्लेक्टिंग बॉडी, जो सिल्वर पॉलिश सरफेसेस हैं दे आर वेरी गुड रिफ्लेक्टिंग बॉडीज। उसमें जो रेडिएशन इंसिडेंट होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है, बहुत पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। तो वही तो आपका थर्मस फ्लास्क का वही तो कंसेप्ट है, सिल्वर पॉलिश करने का कंसेप्ट ही इसी वजह से है क्योंकि उसमें हीट रिफ्लेक्ट हो जाता है, रेडिएशन इंसिडेंट जो होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है मैक्सिमम। तो ये सेकंड केस हुआ। तो थर्ड केस की हम बात करें, थर्ड केस क्या बचेगा? थर्ड केस में सर ऐसा है कि अगर हम लोग r को 0 ले लें, tr को 0 ले लें तो क्या मिलेगा? a = 1। मतलब क्या? a = 1 का मतलब है ना हीट रिफ्लेक्ट हो रही है जो इंसिडेंट है, ना हीट ट्रांसमिट हो रही है, पूरा का पूरा हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, पूरा का पूरा हीट। आप जानते हैं क्या होगा अगर पूरा हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा? वो बॉडी काली हो जाएगी, पूरी ब्लैक हो जाएगी। जिस बॉडी में पूरा हीट एब्जॉर्ब हो जाता है वो बॉडी पूरी ब्लैक हो जाती है, ऐसे बॉडी को कहा जाता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। जो बॉडी पूरा इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है उसका कलर काला हो जाता है, और ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। नेचर में परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है पर प्रैक्टिकली हाँ, मगर आपका एक है लैम्प ब्लैक एंड प्लैटिनम ब्लैक। ये लोग है ना, इनके ऊपर जब हीट रेडिएशन इंसिडेंट होता है ना तो ये लोग 97% एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट। 100% तो नहीं करते हैं लेकिन 97% हीट ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है, वेरी क्लोज लेकिन नॉट परफेक्टली ब्लैक। लेकिन हाँ, अगर जो बॉडी कर सके आइडियली तो उसको हम बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक है कि नहीं। अब यहाँ पे मैंने आपको सब्सटेंस वाइज अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई अच्छा एब्जॉर्ब करता है, कोई अच्छा हीट ट्रांसमिट कर सकता है, कोई अच्छा हीट रिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन सिर्फ सब्सटेंस पे या सरफेस पे ही डिपेंड नहीं करता है प्रॉपर्टी एक और चीज। प्रॉपर्टी मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है? एब्जॉर्प्शन वाली, ट्रांसमिशन वाली या रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी सरफेस का कौन सा टाइप ऑफ सरफेस है सिर्फ उसी पर डिपेंड नहीं करता, एक और पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ लैम्ब्डा ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो हीट इंसिडेंट हो रही है किसी सरफेस पे वो एथर्मिनस है, डायथर्मिनस है, गुड एब्जॉर्बर है, गुड रिफ्लेक्टर है, वो सरफेस पे तो डिपेंड करती है, साथ में जो हीट इंसिडेंट हो रही है उसका वेवलेंथ क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा देखा गया है कि एक सरफेस एक पर्टिकुलर वेवलेंथ हीट रेडिएशन के लिए एथर्मिनस या डायथर्मिनस है, और वही सरफेस किसी दूसरे अगर दूसरा वेवलेंथ का हीट रेडिएट होगा तो वो रिफ्लेक्टिव बॉडी हो जाती है, अच्छा रिफ्लेक्ट करने लगती है। बॉडी वही है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है। तो अगर वेवलेंथ चेंज हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकती है। तो ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ बॉडी का सरफेस क्या है उस पर, टाइप ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, नहीं। वो इंसिडेंट रेडिएशन का जो वेवलेंथ है ना उस पर भी पता होता है कि बॉडी कैसा काम करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी कि ट्रांसमिट करेगी। आप समझ रहे हैं? तो ये आपका है जो हीट हम लोग रेडिएशन जो पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया कि जब रेडिएशन किसी बॉडी पे गिरती है, इंसिडेंट होती है, तो क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है इंसिडेंट होने के बाद। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इधर क्या हो जाता है मालूम है? ब्लैक बॉडी के बारे में। इस पे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है ब्लैक बॉडी को। तो अभी हम पढ़ेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। उसको पढ़ने से पहले एक आध क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई पूछ सकता है कि भाई थर्मस जो फ्लास्क है वो सिल्वर पॉलिश क्यों है और वो कैसे काम करता है? मतलब अगर अंदर आपने कोई चीज़ ठंडी रखी है तो ठंडा रहता है, अंदर आपने कोई चीज़ गर्म रखी है तो गर्म रहता है। ऐसा क्यों, कैसे? दूसरा एग्जाम्पल है, जो बर्तन खाना बनाने के लिए यूज होता है कि नहीं, आप देखे होंगे कि नीचे से काला होता है।
अभी कुछ सरफेस है उसको कोटिंग कर दिया लेकिन नीचे काला होता है, और अंदर होता है ना पॉलिश होता है। कभी भी ध्यान दीजिएगा, पॉलिश, वाइट पॉलिश और नीचे काला। ये सब क्यों होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम दो बॉडीज ले लें, सेम शेप, सेम एरिया, सब कुछ ज्योमेट्रिकली सेम, एक बॉडी वेरी गुड रिफ्लेक्टर, बहुत मस्त रिफ्लेक्ट करती है जैसे सिल्वर पॉलिश की। दूसरी बॉडी वेरी गुड एब्जॉर्बर, लाइक अ ब्लैक बॉडी, अच्छी ब्लैक। मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, वेरी क्लोज टू परफेक्टली। ये दो बॉडीज आपने रखा है, एक ही रूम में रखा, दोनों पे एक सेम अमाउंट ऑफ हीट आप इंसिडेंट कर दीजिए, क्या देखेंगे आप ये देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टिंग बॉडी है वो ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट कर रही है, 100% अच्छी रिफ्लेक्टिंग है तो एब्जॉर्ब तो कम करेगी। और दूसरी बॉडी जो ब्लैक बॉडी है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे हम प्लैटिनम ब्लैक ले लें या फिर लैम्प ब्लैक ले लें, 97% हीट एब्जॉर्ब कर देती है। अब ये जो एब्जॉर्ब कर रही है और ये जो रिफ्लेक्ट कर रही है, अब ये रिफ्लेक्टिंग वाली थोड़ी बहुत तो एब्जॉर्ब करेगी। अब ये लोग के अंदर हीट आ गया, अब ये लोग क्या करेंगे, इनको अपना टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना है, तो क्या करेंगे, ये लोग ने जो एब्जॉर्ब किया है उसको ये एमिट भी करेंगे, एमिट। अब बताइए कौन ज़्यादा हीट एमिट करेगा, वो सिल्वर पॉलिश की ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। क्यों, क्योंकि ब्लैक बॉडी ने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया है। अगर उसको अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो उसको ज़्यादा हीट एमिट भी करना पड़ेगा। नाउ आई एम टॉकिंग, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ड, मैं नया वर्ड बात कर रहा हूँ, एमिशन। अब ये 3 वर्ड गया, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद में चौथे वर्ड पे आ गया, फोर्थ वर्ड एमिशन। बॉडी में से हीट एमिट हो रहा है, और कौन ज़्यादा हीट एमिट करेगा, ब्लैक बॉडी। और जो सिल्वर पॉलिश बॉडी है हार्डली, बहुत थोड़ा सा हीट एमिट करेगी उसमें से, क्योंकि इट इज अ पुअर एब्जॉर्बर। जो पुअर एब्जॉर्बर है वो पुअर एमिटर भी है, और जो गुड एब्जॉर्बर है वो गुड एमिटर भी है हीट का। इसका मतलब क्या, जो मेरे बर्तन नीचे काला क्यों है, ब्लैक बॉडी है, पूरा का पूरा हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, खाना पकने में अच्छा हो जाएगा ना। और जो अंदर से पॉलिश क्यों है, सिल्वर पॉलिश, वो एक तो बाहर का रेडिएशन को तो रिफ्लेक्ट कर देगी और अंदर वाले को बाहर नहीं निकलने देगी, एमिट नहीं करती है ना वो हीट, वो पुअर एमिटर है। वो हीट अंदर रहती है, खाना बनता है, मस्त पकता है। आपका थर्मस देख लीजिए, सिल्वर पॉलिश, देखिए थर्मस में बाहर से सिल्वर पॉलिश होता है, अंदर वैक्यूम भी होता है, वो याद रखिएगा। अब सिल्वर पॉलिश का क्या है, बाहर की जो भी हीट इंसिडेंट होगी, रेडिएशन सब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब सब रिफ्लेक्ट हो गई मतलब हीट अंदर नहीं जाएगा, तो अंदर जो चीज़ ठंडी है वो ठंडी ही रहेगी, क्योंकि अंदर गर्म करने के लिए हीट जाना चाहिए ना। अगर आपको अंदर का ठंडा और गर्म होना है तो बाहर से हीट अंदर जाना पड़ेगा, नहीं जाता। दूसरा उसमें से एमिशन भी नहीं होगा, क्योंकि वो पुअर एमिटर है, उसमें से वैक्यूम भी है, तो उसमें से बाहर हीट तो निकलेगी नहीं। अगर बाहर हीट नहीं निकलेगी तो अंदर जो चीज़ गर्म है वो गर्म रहेगी, क्योंकि उसमें से हीट बाहर नहीं निकलेगी तो ठंडा होगा ही नहीं वो चीज़। तो ये प्रिंसिपल पे वो बॉडीज काम करती है। अब मैं आ जाता हूँ, जैसे मैंने बोला, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम बनाया मैंने, विच इज एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली ब्लैक। परफेक्टली का मतलब है पूरा का पूरा 100%, वो बॉडी जो 100% हीट एब्जॉर्ब कर लेती है उसको हम बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2-3 साइंटिस्ट लोगों ने इस पर काम किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है इसका, फेरिस ब्लैक बॉडी। फिर एक वियन भी है, वियन ने भी बनाया था एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी। मगर इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो इस पर पूरा डायग्राम है, एक्सप्लेनेशन है, और क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम में, क्या है ये ब्लैक बॉडी। देखिए फेरी ने क्या किया, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड का एक स्फेरिकल सरफेस लिया, अंदर से उसने उसको लैम्प ब्लैक से कोट किया। क्यों लैम्प ब्लैक, क्योंकि लैम्प ब्लैक 97% हीट एब्सॉर्ब करता है। अंदर लैम्प ब्लैक का पूरा कोटिंग किया, बाहर का जो सरफेस है उसको सिल्वर पॉलिश मारा, क्योंकि बाहर की रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये अंदर को लैम्प ब्लैक से क्यों कोट किया, अंदर जो हीट आएगी पूरी एब्सॉर्ब हो जाएगी, ये फंडा है। और उनके बीच में वैक्यूम है पूरा, तो ट्रांसफर कुछ होगा नहीं हीट, क्योंकि बीच में वैक्यूम है। और
यहाँ पे कोनिकल प्रोजेक्शन ये देखिए, मैं बताऊंगा इसका इम्पोर्टेंस। यहाँ पे एक छोटा सा होल दिया था बीच में, ये पूरा उसका कंस्ट्रक्शन। अब देखिए क्या होता है, ये जो होल अपर्चर है यहाँ से हम लोग हीट को पास कराते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रेडिएशन। छोटा सा होल होता है अपर्चर, उसमें से रेडिएशन इंसिडेंट होता है। अब क्या है मतलब प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रो या वेव्स की एनर्जी की, कि अगर कोई चीज़ है ना, लाइट में पड़ा होगा, अगर कोई चीज़ नॉर्मल गिरी ना, नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो अगर रिफ्लेक्ट होगी ना उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी लाइट, वापस उसी डायरेक्शन में जाएगी। अगर ये कोनिकल प्रोजेक्शन हम नहीं दें तो यहाँ से तो बहुत इंसिडेंट हो रही है, लेकिन जो लाइट जो हीट या रेडिएशन जो नॉर्मल, अगर सपोज ये नहीं होता तो जो 90 डिग्री पे गिरेगी ना वो वापस चली जाएगी, और वापस चली गई, बाहर निकल गई, मतलब 100% तो हीट एब्जॉर्प्शन नहीं। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो अंदर है उसको बाहर जाने का चांस नहीं मिलना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम एक कोनिकल प्रोजेक्शन यहाँ देते हैं। अब उससे क्या होगा, जो भी हीट पैरेलल ऐसे जाएगी, नॉर्मल नहीं होगी ना, तो कुछ एंगल बनेगा, उसकी वजह से वापस नहीं जाएगी, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होगी। ऐसे अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेगी बहुत बार, कंटिन्यूअस। अभी सपोज 100 है, 100 में से कितना एब्जॉर्ब होगा, 97, कितना बचा 3, वो इधर आएगा। अब यहाँ कितना होगा, वो 3 जो बचा उसका 97, 3 जो बचा उसका 97, तो उसका जो बचा वो इधर, फिर जितना बचा उसका, मतलब जो बचता जा रहा है उसका 97 एब्जॉर्बेशन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते होते फाइनली पूरा का पूरा हीट अंदर एब्जॉर्ब हो गया। अगर पूरा हीट उस बॉडी सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया, क्या बन गया भाई, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यही है फेरिस ब्लैक। इसमें वियांग ने जो किया था ना काम, वियांग ने उसने स्फेरिकल की जगह पे सिलिंड्रिकल बॉडी लिया, इसने सिलिंड्रिकल बॉडी लिया और उसने यहाँ स्लिट दिया था, स्लिट समझते ना, सब पतला सा स्लिट, इसने होल दिया था, इसने स्लिट दिया था एंट्री। इसका सरफेस बड़ा था स्फेरिकल से, मतलब उसका भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी बना। इस पर आपको ज़्यादा है नहीं कुछ डिस्कशन के लिए, सिर्फ नाम दिया हुआ है। और एक रेडिएशन, कैविटी रेडिएशन दिया है, कैविटी रेडिएटर, इस पर भी हम लोग ने आपको काफ़ी 4-5 लाइन है एक्सप्लेनेशन। कैसा, ये बेसिकली अपने बॉक्स होता है, बॉक्स, इसमें छोटा सा एक जगह पे होल होता है, और ये बॉक्स आपका जैसा 3D ऐसा बॉक्स, मतलब ऐसा बॉक्स है, जैसे खोल दिया जिसमें से हीट अंदर पास होता है। अंदर का पूरा लैम्प ब्लैक से कोट करके रखा है, बाहर वही है आपका सिल्वर पॉलिश, इसके जैसा है। अंदर हीट जाती है, अंदर ही पूरा सब एब्जॉर्ब हो जाती है, पूरा अंदर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, टोटल अंदर हीट अंदर रहती है। ये उसको लोग कोई कैविटी रेडिएटर बोलता है, कोई बॉक्स रेडिएटर बोलता है, कोई बॉक्स के फॉर्म में ये। और बाद में आप जगह हीट करेंगे तो ये फिर बाद में अपना जो भी इसने एब्जॉर्ब किया सब एमिट कर देते। ये 3 एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब वो बॉडीज जो 100% हीट एब्जॉर्ब कर सकती हैं। नेचर में ऐसा कोई बॉडी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली लोगों ने बनाया हुआ है जहाँ पे बॉडी पूरा 100% हीट एब्जॉर्ब कर सकती है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया हीट एब्जॉर्प्शन लाइक अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब हमने यहाँ ये बताया है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी पूरा हीट एब्जॉर्ब करती है, साथ में क्या करती है, एमिट भी करती है। और एमिट क्या सिर्फ परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं, सभी ब्लैक बॉडी, सब बॉडीज ब्लैक हो कि नहीं हो, सब बॉडीज एमिट करती हैं, दैट इज एमिशन ऑफ रेडिएशन। और हर एक बॉडी का अपना अलग अलग रहेगा। सबसे ज़्यादा कौन एमिट करेगा, जिसने सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन करता है, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसका मतलब है जो सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा वो सबसे ज़्यादा हीट एमिट भी करेगा, और जो सबसे कम हीट एब्जॉर्ब करेगा वो सबसे कम हीट एमिट भी करेगा। इस पे एक थियरी दिया गया था बाय साइंटिस्ट कॉल्ड बाय प्रीवस्ट, जिसका नाम है थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रीवस्ट उसका नाम था। 1792 में उसने एक थियरी दिया है, उस थियरी का नाम है थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। तो देखते हैं क्या है वो थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज।
theory of heat exchange. 1792 Pierre Prevost, उसने क्या बोला? उसने बोला all bodies at all temperatures, फिर उसने कंडीशन बात दिया टाइम above 0 Kelvin continuously absorb and emit heat radiations. बोला सब बॉडी सब टेम्परेचर पे, हाँ 0 केल्विन से बढ़ाओ। अब केल्विन के बारे में आपने सुना होगा, उसका टेम्परेचर -273.16 है। आपने 11 में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। केल्विन का टेम्परेचर 0 केल्विन इज -273.16। उसके ऊपर जो भी बॉडी, हर बॉडी होता है ऑलमोस्ट, तो सब बॉडी हीट एब्जॉर्ब भी कर रही है और सब बॉडी हीट एमिट भी कर रही है। सिंपल, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसको बोलते हैं थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। बॉडी जो है, कोई बॉडी सराउंडिंग के साथ अपनी हीट एक्सचेंज करती रहती है, एब्जॉर्ब भी करती है, एमिट भी करती है। अब एब्जॉर्ब और एमिट दोनों कर रही है, तो क्या सबका सेम रहता है एब्जॉर्प्शन एमिशन का रेट? नहीं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, अगर आप चाय लें, गर्म चाय आप रख दें कप में, थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाता है। आप बर्फ़ का पानी बनाएं, ठंडा बर्फ़ का पानी, उसको रख दें, थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। आप समझ रहे हैं? और आप अगर एक पेन, नॉर्मल पेन, मार्कर पेन या कोई पेन ऐसा रख दें या किताब रख दें, उसका टेम्परेचर वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। एक एग्जांपल मैंने दिखा जहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ, चाय। दूसरा एग्जांपल मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ गया, बर्फ़ का पानी। और तीसरा मैंने पेन या किताब बताया, नो चेंज इन टेम्परेचर। तो ये प्रीवियस बोलना क्या चाहता है? प्रीवियस ये बोलना चाहता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है तो उसका एमिशन का रेट ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन का रेट स्लो होगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एमिशन कम होगा, बर्फ़ का पानी। अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है तो जिस रेट से वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसी रेट से वो एमिट करेगा, पेन और बुक। तो डिपेंड करता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है या उसका जो थर्मल एनर्जी है वो सराउंडिंग के कंपेरिजन में ज़्यादा है, कम है कि सेम है। ज़्यादा होगा तो फास्ट एमिशन होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, स्लो होगा। जैसे आपका चाय, गर्म चाय, ठीक है ना। तो ये उसका कंसेप्ट है एक्सप्लेन करने का, एमिशन एंड, मतलब उसने बोला सब बॉडीज हीट एमिट भी करती हैं और हीट एब्जॉर्ब भी करती हैं। ऐसा कोई बॉडी नहीं है कि जो सिर्फ एमिट करता है या सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, वो दोनों करता है। अगर उसने एब्जॉर्ब किया है तो उसको एमिट करना ही है। गर्म ज़्यादा हाई होगा तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, एमिशन स्लो होगा। अगर उसका टेम्परेचर कम है तो एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, एमिशन फास्ट होगा। सॉरी, एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, एमिशन स्लो होगा। और अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन विल बी सेम। ये उसका थियरी था। इस थियरी पे फिर उन लोगों ने वर्क किया ये समझने के लिए कि क्या हम पता कर सकते हैं कि किस रेट से कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है या हीट एमिट कर रही है। बेसिकली एमिशन की बात थी। तो अब हम लोगों ने, साइंटिस्ट ने सोचा कि हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं जिससे हम पता कर सकें किस रेट से हीट एमिट हो रहा है ना। रेट ऑफ हीट एमिशन, किस रेट से हीट एमिट हो रहा है। तो ये देखा गया कि जो हीट एमिट हो रहा है बॉडी में से वो किस पर डिपेंड करता है। वो सबसे पहले टेम्परेचर, डेफिनेटली टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा। दूसरा वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ द सरफेस, सरफेस का एरिया कैसा है। तीसरा वो डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए हो रहा है, जितना ज़्यादा टाइम उतना डेफिनेटली हीट ज़्यादा एमिट होगा। चौथा था टाइप ऑफ सरफेस, टाइप ऑफ सरफेस। ये बेसिकली चार चीज पे आपका जो रेडिएशन हो रहा है ना, एमिशन रेडिएशन का बॉडी से बाहर निकल रहा है, ये चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला है ना
एरिया और टाइम के बारे में स्टडी किया गया और ये देखा गया कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड टाइम। तो Q अपॉन AT ये क्या है? हीट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। उसको एक नया नाम दे दिया, उसको एक सिंबल दिया R और इसको नाम दिया गया एमिसिव पावर। एमिसिव पावर या फिर और रेडिएंट पावर, एक तरह का पावर है। देखिए आपको पता है ना, वर्क अपॉन टाइम इज पावर। हीट इज वर्क डन, इट्स एन एनर्जी ना, एनर्जी का फॉर्म है। तो एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर एंड पर यूनिट एरिया दैट्स फाइन, इसको नाम है पावर, एमिसिव पावर। मतलब ये टॉपिक एमिशन, ये एमिसिव पावर है और या रेडिएंट पावर आर है। नया क्वांटिटी है, इसका डायमेंशंस है। जब भी आप फिजिक्स में नया क्वांटिटी देखते हैं आपको डायमेंशन आना चाहिए। L0 m1 T⁻⁻3 ये आप निकाल सकते हैं, सिंपल है। एरिया का साइड स्क्वायर होता है, L स्क्वायर होता है, टाइम का T⁻1 होता है, दोनों नीचे है। और ये एनर्जी का आपको निकालना पड़ेगा, आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आएगा। डायमेंशन आप बहुत करते आ रहे हो, तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू इट। फॉर्मूला या डायमेंशन देखिए आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। यस, यूनिट में निकाल सकते हैं। क्या यूनिट? इसका तो जूल्स होगा, जूल। एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, मगर नीचे है तो -2। टाइम का सेकेंड होगा, ऐसे -1। अभी जूल पर सेकेंड को हम पावर बोलते हैं, तो आप इसको वॉट भी बोल सकते हैं। वॉट पर मीटर स्क्वायर, सही बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, दोनों चलेगा। ये आपका एमिसिव पावर का यूनिट है। एक नया टर्म आपको इंट्रोड्यूस किया है। हम पढ़ रहे हैं एमिशन ऑफ हीट, रेडिएशन, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमने 2 फैक्टर पढ़ा। अब हम बात करेंगे थर्ड फैक्टर की, टाइप ऑफ सरफेस। क्योंकि ये फॉर्मूला में वो चीज़ के बारे में नहीं बता रहा है कि सरफेस के हिसाब से वो कैसे उसमें रिएक्ट करेगा। सिर्फ वो 2 ही चीज़ बता रहा है, एरिया और टाइम। तो हमको 2 चीज़ और बाकी समझना। अब यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। अब टेम्परेचर वाला जो कंसेप्ट है आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ सरफेस, कि टाइप ऑफ सरफेस भी तो डिपेंड करेगा ना, डेफिनेटली डिपेंड करेगा। आपका सरफेस पॉलिश है, आपका सरफेस रफ है, कौन सा मेटल है, कॉपर है, आयरन है, कोई भी सब्सटेंस का उसका जो एमिसिव पावर होगा सबका अलग अलग होगा। अब फॉर्मूला वो चीज़ नहीं बता पा रहा है क्योंकि इट इज़ बेसिकली क्वालिटेटिव है ना, क्वालिटी है सरफेस बॉडी की, क्वालिटी है कि वो कितना एमिट कर सकता है। तो फॉर्मूला में इनकॉर्पोरेट नहीं हो पा रहा था वो चीज़। तो वो चीज़ इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाई थी, तो क्या किया उन लोग ने सोचा, उन्होंने बोला देखो हर बॉडी का अलग अलग है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे बॉडी का सब ज्योमेट्रिकल शेप, साइज, एरिया सब सेम निकालेंगे और हर बॉडी के दूसरे से कंपेयर करेंगे। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आ जाता है, कंपेयर करेंगे तो किससे करेंगे? क्या हर एक को किसी से भी करते रहेंगे तो इससे तो कोई मैस हो जाएगा पूरा। हमको एक स्टैंडर्ड तो लेना पड़ेगा, वो स्टैंडर्ड से कंपेयर करो ना हर एक को, तो आप फिर कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ इस बॉडी का ऐसा, इस बॉडी का ऐसा है। तो कंपेयर करने के लिए फिर सबसे अच्छा तो फिर हमारा ब्लैक, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, उससे कंपेयर कर लो, बराबर है। हर एक बॉडी को आप ब्लैक बॉडी से कंपेयर कर लो, क्योंकि सबसे अच्छा एमिशन किसका है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, इससे कंपेयर कर लो। तो एक नॉर्मल सरफेस का एमिसिव पावर आर है और परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर आर बी। फिर से डिनोट किया आर बी, इसको आर बी लिख दिया भाई अलग अलग दिखाने के लिए। तो हर एक बॉडी को किससे कंपेयर करने का? परफेक्टली ब्लैक बॉडी से। तो कंपेयर कैसे होगा? इन द फॉर्म ऑफ रेशियो आर अपॉन आर बी। इसको सिंबल दे दिया गया स्मॉल ई, इसको नाम दिया गया कोएफिशिएंट, रेशियो है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। इसका दूसरा भी नाम है एमिसिविटी। ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि सरफेस के हिसाब से एमिशन कैसे चेंज होगा, टाइप ऑफ सरफेस। इसका मिनिमम वैल्यू कितना है? 0। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1।
1 कहाँ देखने को मिलेगा? अगर आपका ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी को जब आप ब्लैक बॉडी से कंपेयर करेंगे तो 1 होगा। 0 कब मिलेगा? 0 तो वही होगा जो सब कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता, तो वो कुछ भी एमिट नहीं करेगा। तो वो तो आप सिल्वर पॉलिश, अगर एकदम परफेक्टली सिल्वर पॉलिश बॉडी होगी ना तो कुछ एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा 0 हो जाएगा। लेकिन जनरली 0 होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो हर एक में थोड़ा होता ही है। तो सरफेस के हिसाब से आप ये डिफाइन कर सकते हैं। कॉपर का आपको एग्जांपल दिया गया, कॉपर का E = 0.3। तो जैसे पॉलिश सरफेस है ना, उसका E का वैल्यू कम होता है, जैसे मतलब वेरी क्लोज टू 0। हार्ड सरफेस होगा, रफ सरफेस, उसका E का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, लेकिन पॉइंट में रहेगा, 0 से कम नहीं होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट, ये वाला जो टर्म है वो आपको कंपेयर करता है। अच्छा, ये सेम क्वांटिटी है तो ना इसमें डायमेंशंस होगा, डायमेंशन लेस है, यूनिट भी नहीं होगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तो इट हैव नो डायमेंशन, नो यूनिट्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, फिजिकल क्वांटिटी। जो चीज ये ना कर पाया, मतलब सरफेस को एनालाइज नहीं कर पाया, वो ये टर्म एनालाइज करता है कि सरफेस को, किसी भी सरफेस को एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी से कंपेयर करके आप पता कर सकते हैं उसके सरफेस के हिसाब से उसका एमिसिव पावर क्या होगा। दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। तो आज मैंने आपको ये कंसेप्ट सब समझाया है। अब इस पे ये जो फॉर्मूला है, इस पे एक सम है, बड़ा सिंपल सम है, फिर भी मैं कराता हूं तो मैं आपको एक सम करा देता हूं। तो यहाँ पे आप बहुत सिंपल सम है, आपके टेक्स्ट बुक का ही है, अनसॉल्व सम है। अगर मैं इसका सम नंबर अगर आपको जानना है तो इसका सम नंबर है 21, अनसॉल्व। अब यहाँ क्या दिया है कि एमिसिव पावर, एक बॉडी है उसका एमिसिव पावर दिया हुआ है 0.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर। अमाउंट ऑफ हीट पूछा है रेडिएटेड, और टाइम दिया गया है 20 सेकेंड्स। अब देखिए आपका रेडियंट पावर का जो यूनिट है वो जूल, अभी बताया मैंने, जूल, और ये है पर सेकेंड। अब जूल की जगह किलो कैलोरी, तो हम लोग का आंसर जो होगा हम लोग किलो कैलोरी में रख देते हैं, जूल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो R का फॉर्मूला क्या है? Q/AT। तो व्हाट इज Q = RAT। R का वैल्यू है 0.5, A है 0.02, टाइम है 20 सेकेंड। 0.5 × 2 1 होता है, मतलब ये आंसर 10 देगा, इंटू 0.02, एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 0.2। अब यहाँ आप यूनिट लिख सकते हैं किलो कैलोरी, ये यूनिट यहाँ फॉलो कर सकते हैं। बस यही सम, एक ही सम था इसका, जो कि बड़ा सिंपल सम था। तो आज का मैं वीडियो यहाँ पे रोक देता हूँ, विल स्टॉप एट दिस टाइम। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। किरचॉफ लॉ है एक, दूसरा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर आगे वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये 2-3 टॉपिक्स हैं जो हमको आगे वीडियो में कवर करना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आज का वीडियो आपको समझ में आया, यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।